लेटेस्ट तो वही है। और आम आदमी पार्टी के कन्वेनर अरविंद केजरीवाल इधर से झंडा बुलंद करके मैदान में डटे हुए हैं। कुछ तीखे सवाल अरविंद केजरीवाल से। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है। ये 15 अगस्त को देखा कि कौशाम्बी में ही झंडा फहरा रहे थे आपकी, सॉरी माफ कीजिएगा, 26 जनवरी को इनविटेशन नहीं मिला, सुना, बड़ा दुखी हैं आप? दुख है। जैसे कहते हैं ना कि भगवान तो चारों तरफ है, उसकी भगवान की भक्ति तो कहीं कर लो। तो 26 जनवरी तो अपना है, उसे कोई छीन थोड़ी सकता, उस भावना को कोई थोड़ी छीन सकता है। नहीं दिया तो ना सही। बीजेपी वाले कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल इतना क्यों उत्सुक थे इनविटेशन के लिए? पिछली बार तो धरने पे बैठ गए थे, कह रहे थे कि ये तो बड़े लोगों का पिकनिक स्पॉट है। ये पता नहीं क्यों मुद्दा बनाया मीडिया ने, मैंने तो मुद्दा बनाया नहीं था। मैं सुबह एक दिन लोधी गार्डन में गया था, वहां 2-3 पत्रकार मिले, उन्होंने मुझसे पूछा आपके पास इनविटेशन आया? मैंने कहा जी नहीं आया। अगर आएगा तो जाएंगे? मैंने कहा हाँ जी जरूर जाएंगे। आप चाहते हैं इनविटेशन आए? मैंने कहा हाँ जी चाहते हैं। उसके बाद हेडलाइन बनी है केजरीवाल तड़प रहे हैं इनविटेशन के लिए। सर बताइए मेरा क्या कसूर है? अगर आता तो जरूर चले जाते, नहीं आया तो अपने घर के बाहर मना लिया, अपने दफ्तर के बाहर मना लिया। भावना होनी चाहिए देश के लिए, भावना होनी चाहिए अपने संविधान के लिए, वो पूरी भावना है अंदर। ये जो भावना बात करते हैं ना, आपकी पार्टी के बड़े बुजुर्गों की भावनाएं आजकल आपसे थोड़ी सी वो कुछ हरी मिर्च लाल मिर्च टाइप हो गई है, नाराज हैं थोड़े से लोग। शांति भूषण जी, आदरणीय शांति भूषण जी, उनकी जो भी हो नाराजगी का कारण, मैं नहीं जानता क्या कारण है नाराजगी का, लेकिन बाहर जाके नहीं बोलना चाहिए। घर की बातें घर में, जैसे घर के अंदर बाप बेटे में, पति पत्नी में, बच्चों में, भाई बहन में आपस में मनमुटाव हो ही जाता है। घर की बात घर में ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ कि इतनी नाराजगी हो जाए कि बाहर जाके ऐसे बोला जाए, ठीक नहीं। क्यों नाराज क्यों हो गए? मुझे नहीं पता। 12 लोगों का सुना आपको भेजा था, जन्म पत्री भेजी थी, उनमें से सिर्फ 2 ही का लगा आप लोग बाहर कर पाए, बाकी 10 को आप लड़ा ही रहे हैं चुनाव और कह रहे हैं कि सब नीट एंड क्लीन है। ये कौन तय करेगा कि कौन नीट एंड क्लीन है और कौन दागी है? इसके लिए तो कोई प्रक्रिया होनी चाहिए ना। आपका चहेता, उसको टिकट ना मिले तो आप कहेंगे जिसको टिकट दी वो नीट एंड क्लीन नहीं है। तो एक प्रक्रिया होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ इंटरनल लोकपाल है। कौन है इंटरनल लोकपाल? एडमिरल रामदास। पूरा देश उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। एडमिरल रामदास की वो छवि है। एडमिरल रामदास की एक कमेटी बनी जिसमें 7 लोग, हमारी पार्टी के बहुत सीनियर लोग, अलग अलग राज्यों से, दिल्ली के लोग नहीं, बाहर से आए हुए लोग, उनकी कमेटी बनी। एडमिरल रामदास ने 10 दिन तक इंक्वायरी कराई और उन 12 में से उनको लगा कि 2 लोग दागी हैं, बाकी 10 साफ हैं। उन्होंने फील्ड में जाके इंक्वायरी करी, उन्होंने पुलिस के रिकॉर्ड्स देखे, उन्होंने सारी जांच करी। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि 2 लोगों को हटा दो। हमने हटा दिया। अब फिर भी अगर कहें नहीं बाकी भी, तो फिर तो भाई आपको थोड़ा जनतंत्र में यकीन रखिए, डेमोक्रेसी में। मतलब वो किसी को चाहते थे, कुछ लोगों को, कि मैं नहीं जानता, मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ। अच्छा, तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने कह दिया तो दागी और आपने कह दिया तो साफ, ऐसे तो नहीं चल सकता ना सर। ये तो फिर राजाओं के टाइम में चला करता था। प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत जिस दिन को शिकायत करनी थी उन्होंने शिकायत की लोकपाल के आगे। जहां जहां से शिकायतें आई सारा सबूत लिया, उन्होंने हियरिंग करी, उन्होंने दोनों पार्टियों को बुलाया, सारी बातें सुनी, पुलिस में जाके रिकॉर्ड्स मंगवाए सबके, उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया है सर। उसको इज्जत करनी चाहिए हमें, एडमिरल रामदास की इज्जत करनी चाहिए हमें। वो कह रहे हैं कि नंबर 1 किरण बेदी, नंबर 2 सुना मैंने किसी कहीं चल रहा था, नंबर 2 अजय माकन, और उनकी ही पार्टी के सिरमौर नंबर 3 चॉइस हो गए हैं। किसी की कोई भी चॉइस हो सकती है, उनकी चॉइस हो सकती है। ये किरण बेदी को लेकर के बड़ा मसला हुआ। आपकी जो दीदी है, ये भाई बहन का जो प्यार है आजकल दिल्ली में हर जगह दिख रहा है। आप में हमारे भाई बहन के प्यार पे मजाक उड़ा रहे हैं, आप स्माइल कर रहे हैं गंदी। हमारे बीच में वो मेरी बड़ी बहन है, मैं उनकी पूरी इज्जत करता हूँ। इसीलिए ऑटो पे लगवा दिया आपने अपनी दीदी के लिए अफसरवादी। अब राजनीति के अंदर हैं हम दोनों, और राजनीति में वो चुनाव लड़ रही हैं, दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं। हमारे आपसी रिश्ते, हमारे पर्सनल रिश्ते बहुत अच्छे हैं। वो मेरे बारे में क्या सोचती है मैं नहीं जानता, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन जनता के मन में कुछ क्वेश्चंस हैं, जनता जानना चाह रही थी। हमने कहा ये डिबेट करते हैं।
उन्होंने कहा नहीं, डिबेट नहीं करेंगे। हमने कहा क्यों नहीं करेंगे? आप ही थी जब यूएस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था, तो वो दोनों कैंडिडेट्स यूएस प्रेसिडेंट के डिबेट कर रहे थे, और उस टाइम किरण बेदी जी ने कहा था ट्वीट करके कि ये है जनतंत्र, जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उन नेताओं को आपस में डिबेट करना चाहिए जनता के बीच में। उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, तब भी उन्होंने कहा था कि नितिन गडकरी जी और सोनिया गांधी जी के बीच में डिबेट होना चाहिए। अब क्यों डिबेट से भाग रही हैं? तो अगर डिबेट होता तो ये सारे प्रश्न उठते। प्रश्न लोगों के मन में ये हैं। किरण बेदी जी ट्वीट करके कहती थी, जो पार्टी ऐसे लोगों को टिकट दे जो महिलाओं के ऊपर बलात्कार करें, उनको कभी वोट मत देना। बीजेपी तो वही पार्टी है। इनके कितने एमपी ऐसे हैं जिनके ऊपर महिलाओं पे अत्याचार के आरोप हैं? निहाल चंद इनके सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर हैं जिनके ऊपर बलात्कार का आरोप है। फिर वो उस पार्टी में क्यों चली गई? क्या बदल गया? फिर वो कहती थी जो पार्टी अपनी फंडिंग को ट्रांसपेरेंट ना करे उसको कभी वोट मत देना। बीजेपी ने तो नहीं किया। आप किरण जी से ही जाके पूछ लेना इंटरव्यू में कि दिल्ली चुनाव का बीजेपी का पैसा कहां से आ रहा है। किरण बेदी जी को पता है क्या? बिल्कुल नहीं पता उनको। कहां से, एक मिनट, कहां से आ रहा है पैसा उनको भी नहीं पता। क्या वो आवाज उठाएंगे बीजेपी के अंदर? क्या वो कहेंगे कि सारा पैसा जो आ रहा है बीजेपी का हिसाब किताब दिल्ली चुनाव का वेबसाइट पे डाला जाए? अब क्या बदल गया? उसी पार्टी में चली गई। फिर वो कहा करती थी जो पार्टी सीबीआई को इंडिपेंडेंट ना करे उसको कभी वोट मत देना। बीजेपी ने कर दिया क्या सीबीआई को इंडिपेंडेंट? क्या बदल गया? या तो वो किरण बेदी जी गलत थी या ये किरण बेदी जी गलत है। या तो बीजेपी बदल गई या किरण बेदी जी बदल गई। इसीलिए अवसरवादी लगा दिया। जनता के मन में प्रश्न है। प्रश्न तो उठने चाहिए। प्रश्न मैंने तो उनसे पूछा था कि ये डिबेट के लिए आप तैयार क्यों नहीं होती हैं। उन्होंने कहा कि माहौल नहीं है, उस तरीके का माहौल नहीं है, लोग वैसे नहीं है जिनके साथ डिबेट किया जा सके। नाम नहीं लिया आपका, लेकिन इशारा तो आपकी ही तरफ था। हम लोग अच्छे नहीं है, डिबेट करने लायक नहीं है। मतलब मैं तो कोट अनकोट कह रहा हूं। कह रही थी कि माहौल नहीं है। आप लड़ाई तो नहीं करा रहे दोनों में? नहीं, मैं तो महाभारत का संजय हूं, आंखों देखा हाल बताता हूं, इधर की भी और उधर की भी। नहीं, माहौल नहीं है, लोग नहीं है, मैं समझा नहीं। किरण बेदी की नजर में आप डिबेट करने लायक नहीं है। तो अच्छा है ना, वो डिबेट के लिए आए। मैं हार जाऊंगा डिबेट में, उनका और ग्राफ ऊपर होगा, 5% वोट और बढ़ जाएंगे उनके, फिर तो जरूर आना चाहिए। मैं कह रहा हूं डिबेट में आओ, वो नहीं आ रही। मैं उनको आपके चैनल के जरिए कहना चाहता हूं, घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। एक बार आइए तो सही डिबेट के लिए। इतनी घबराहट क्यों हो रही है आपको? ये रणनीति के तहत करते हैं। एक बार कुमार विश्वास एक चैनल पे बैठ गए, उन्होंने कहा कि किरण बेदी जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट चल रहा था तो ये बीजेपी की सिंपैथाइजर थी। सवाल ये उठा कि अगर सिंपैथाइजर थी तो अरविंद केजरीवाल ने उसी वक्त झंडा क्यों नहीं बुलंद कर दिया था? आपकी याददाश्त थोड़ी सी कमजोर है। आपके आर्काइव्स निकालिएगा। 26 अगस्त 2012 का टोटल टीवी का पूरे दिन का फुटेज निकालिएगा, जब कोयला क्रांति हुई थी। कोयला घोटाले के अंदर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। 25 अगस्त को हम लोग प्लानिंग कर रहे थे कि 26 अगस्त को हमें ये करना है। हमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों के नेताओं का घेराव करना है। हम लोग किरण बेदी जी के घर गए। हमने उनसे कहा कि आप एक टीम, कोई भी टीम लीड कीजिए। एक टीम मैं लीड कर रहा था, एक कुमार विश्वास, एक प्रशांत भूषण। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बीजेपी के नेताओं का घेराव नहीं करेंगे, हम केवल कांग्रेस के नेताओं का घेराव करेंगे। वहाँ मतभेद हुआ, वो नहीं आई। और 26 अगस्त की आप अपनी फुटेज निकालिएगा। आप लोगों ने सारा दिन चलाया था। किरण बेदी जी हमारे खिलाफ काफ़ी बोली उस दिन कि हमने गलती की, हमें ये घेराव बीजेपी के नेताओं का नहीं करना चाहिए था। तो वो मुद्दे तो आपको भी पता है, पहले से ही थे। चूंकि आप पब्लिक लाइफ में हैं, दिल्ली में इलेक्शन लड़ लें, चीफ मिनिस्टर आप के लिए कैंडिडेट हैं, दिल्ली वालों का ये अधिकार है कि ये समझें और जानें। और चूंकि वो जो अन्ना मूवमेंट था जो करप्शन के खिलाफ, वो दिल्ली में उसकी पूरी जमीन तैयार हुई थी और दिल्ली वाले लोग रामलीला मैदान पे पहुंचते थे। कब आपको लगा कि उस अन्ना मूवमेंट में या उस करप्शन के खिलाफ मूवमेंट में कुछ वैसे भी लोग आ गए हैं जो अलग अलग पार्टियों के सिंपैथाइजर हैं? सर, सिंपैथाइजर हो सकते हैं,
अलग अलग पार्टियों के, इसको मीडिया ने थोड़ा ज्यादा बड़ा मुद्दा बना दिया है। उसमें जब अन्ना का मूवमेंट था वो भ्रष्टाचार के खिलाफ था। उस अन्ना के मूवमेंट में जितने लोग रामलीला मैदान में आए, उसमें हो सकता है कोई बीजेपी का सिंपैथाइजर हो, कोई लेफ्ट का सिंपैथाइजर हो, कोई राइट का सिंपैथाइजर हो, कोई कांग्रेस का सिंपैथाइजर हो, सब लोग आए थे इस देश से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए। नंबर 1। आज मुद्दा क्या है मेरे सामने? मुद्दा ये नहीं है उस टाइम वो किस पार्टी की सिंपैथाइजर थी। मुद्दा ये है कि जिन वैल्यूज की उन्होंने बात की, जिन वैल्यूज के लिए हम सब लोगों ने मिलकर संघर्ष किया, आज वो उसी पार्टी में चली गई जो उन वैल्यूज के बिल्कुल सख्त खिलाफ है। अब क्या बदल गया? वो कहती थी भ्रष्टाचार के खिलाफ। बीजेपी भ्रष्टाचार कितना करती है? मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी में सारे गलत हैं। बीजेपी में बहुत सारे नेता हैं जो भ्रष्टाचार का द्योतक बन चुके हैं। बीजेपी लोकपाल बिल पास नहीं कर रही, बीजेपी ने लोकपाल का अपॉइंटमेंट नहीं किया, तो किस पार्टी के अंदर चली गई वो? अब क्या बदल गया? मेरे लिए ये सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, एक मसला इलेक्शन कमीशन का भी आया, आपको नोटिस भेजा जाता है, आप उसको मानते नहीं है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आप ये बार बार कह देते हैं कि पैसा लेना चाहिए लेकिन उसको मत देना, आम आदमी पार्टी को वोट दे देना। इलेक्शन कमीशन बार बार आपको आगाह करता है, आप उसको बार बार तोड़ते हैं। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेजा है, मना नहीं किया। उन्होंने मेरे से मेरा जवाब मांगा है। नोटिस भेजने का मतलब ये नहीं होता कि सजा सुना दी गई है। नोटिस भेजने का ये भी मतलब नहीं होता कि स्टे ऑर्डर लगा दिया गया है। अगर इलेक्शन कमीशन मुझे मना करेंगे, उनका ऑर्डर सर आंखों पे, मैं बिल्कुल उनके ऑर्डर का उल्लंघन नहीं करूंगा। मैंने इलेक्शन कमीशन को ये कहा है, अपना जवाब भेज दिया। उसमें ये कहा है, आज ये सच्चाई है कि वोट खरीदे जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं, वोट खरीदे जाते हैं, ये सच्चाई है। अब कितने सालों से हम कह रहे हैं पैसे मत लीजिए, पैसे मत लीजिए, पैसे मत। जनता पैसे लेती है, और सारी जनता नहीं, कुछ चंद लोग, गरीब लोग अपनी गरीबी की वजह से पैसे लेते हैं, वोट देते हैं। पिछली बार विधानसभा चुनाव के पहले हमने कहना चालू किया, पैसे सबसे ले लो, लेकिन वोट उसको बिल्कुल मत दो जो पैसे दे रहा है। वोट उसको दो जो पैसे नहीं दे रहा। कौन पैसे नहीं दे रहा? आम आदमी पार्टी पैसे नहीं दे रही, बाकी सारी पार्टियां पैसे दे रही हैं। पिछली बार चुनाव के पहले मैंने अपने भाषणों में ये खूब बोला, हर भाषण में बोला, उसका इफेक्ट हुआ। लोगों ने पैसे सारी पार्टियों से लेकिन वोट नहीं दिया उनको। उस टाइम किसी ने मेरी शिकायत नहीं की। लोकसभा चुनाव के पहले बोला, उसमें भी शिकायत। अब शिकायत कर रहे हैं। क्यों? अब दिल्ली की जनता तैयार हो गई है। दिल्ली की जनता रिश्वत देने वालों को वोट नहीं कर रही है, जो रिश्वत नहीं देता उनको वोट कर रही है। मेरी सूचना के मुताबिक 1 फरवरी के बाद से दिल्ली में पैसा आ रहा है, खूब पैसा आ रहा है। वो पैसा बांटा जाएगा, वोट खरीदे जाएंगे। ये हमारी स्ट्रेटेजी का बहुत अहम हिस्सा है कि जनता को तैयार कर दो कि पैसे तो ले लो, वोट मत देना उसको। अब धीरे धीरे मैंने चुनाव आयोग को यही कहा है, मैंने कहा मैं तो सबसे बड़ा काम कर रहा हूं आप लोगों का, आपका ही तो काम है कि रिश्वतखोरी ना हो। मैं तो कह रहा हूं कि जो पैसा दे उसको बिल्कुल वोट मत दो। अब धीरे धीरे क्या होगा, 1-2 साल के अंदर पार्टियों को पता चल जाएगा, अरे पैसा तो बेकार जा रहा है, ये पैसा भी ले जाते हैं, वोट भी नहीं देते, पैसा देना ही बंद कर देंगे ये लोग। यही तो चाहिए हमें। ये कहां से ये पूरा एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है सर। ये इंफॉर्मेशन कहां से मिल गई कि आपको कि 1 फरवरी से बहुत पैसा आ रहा है? सर जैसे आपके सोर्सेस हैं, हमारे भी सोर्सेस हैं। आपके सोर्सेस तो ये भी कह रहे थे कि सतीश उपाध्याय बहुत सारी कंपनियां चला रहे हैं और सीधा फर्जी मीटर लगवा रहे हैं, तेज मीटर। सोर्सेस नहीं, वो तो कागज हैं, कागज पेमेंट की डिटेल्स हैं हमारे पास, टीडीएस सर्टिफिकेट्स हैं। वो जवाब दे दिया आपने? इलेक्शन कमीशन ने उस पर हमें कुछ नहीं बोला। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन ने मान लिया कि जो हमने कहा वो ठीक था। जवाब दे दिया? जवाब दे दिया, काफी पहले दे दिया था। और उस पर कुछ आया नहीं आपके पास? और वो इलेक्शन कमीशन ने इसका मतलब मान लिया ठीक था। वैट हमारे रीजन में कोई रेड नहीं हुआ, वैट कलेक्शन सबसे ज्यादा हुआ, और बीजेपी एक लेकर के आरटीआई आ गई, कहा कि साहब देख लीजिए इतने सारे रेड्स हुए। अपनी सरकार है सर, कुछ भी लिखवा लो आरटीआई में कल को हमारी सरकार। मतलब वो आरटीआई भी फर्जी है आपके लिए? फर्जी है बिल्कुल। सबसे बड़ा टेस्ट क्या है? आप एक काम करो, किसी भी मार्केट में आज चले जाना, आपने एक कैमरामैन 20 मार्केट में भेज देना। मैं नेहरू प्लेस में गया, नेहरू प्लेस की एसोसिएशन के लोगों ने स्टेज पे खड़े होकर कहा, अरविंद जी 27 डिपार्टमेंट आते हैं हर महीने हमें तंग करने के लिए, आपके टाइम में एक भी नहीं आया। वो सच है या सतीश उपाध्याय की आरटीआई सच है?
आज आप अपनी कैमरा टीम्स को 10 मार्केट्स में भेज देना दिल्ली में, पूछना केजरीवाल के टाइम में कोई रेड हुई थी, सारी मार्केट वाले कहेंगे एक भी रेड नहीं हुई थी, एक भी इंस्पेक्टर नहीं आया था। वो सच है या सतीश उपाध्याय की आरटीआई सच है? जमीन सच है। या आरटीआई फाटीआई तो अपनी ही सरकार है सर, जो मर्जी लिखवा लो। आप तो आरटीआई के पूरक रहे हैं उस लड़ाई के, मतलब ये आरटीआई जो आप देखिए बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि सतीश उपाध्याय ने जो आरटीआई दिखाया वो भी फर्जी है। मुझे नहीं पता उसमें क्या लिखा है, लेकिन जो भी वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो इंफॉर्मेशन या तो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या उसमें शब्दों का उलझाव कर रहे हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। सच्चाई वो नहीं है जो वो बोल रहे हैं। मैंने आरटीआई के अंदर लिखी हुई जानकारी नहीं पढ़ी। सेक्शन 60 में होती है रेड वैट की, मैं आपको क्लियर कर दूं, सेक्शन 60 में होती। सेक्शन 60 में उन दिनों में रेड नहीं हुई थी। अब ये पता नहीं क्या कह रहे हैं, रेड हुई थी। उस आरटीआई की एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या शब्द है मुझे नहीं पता। और बाकी अपनी सरकार है, मैंने जैसे कहा जो मर्जी लिखवा लो सर उनसे। आप जमीन में जाके पूछे ना व्यापारियों से, सारी दिल्ली के व्यापारियों से पूछ लीजिए। आज इस पे आप अपने चैनल के जरिए आप एक पोल शुरू कर दीजिए, भाई दिल्ली में 49 दिन में जिसके यहाँ पे रेड हुई थी सारे भेजो अपनी इन्फॉर्मेशन, मेरे को बता देना किसके यहाँ रेड हुई थी। ये आजकल ओपिनियन पोल बड़ा बार आप कह देते हैं कि पोल करवा लो। आप इसे सीखे सर। इधर 2-3-4 दिनों से कुछ पोल ज्यादा करवाने के लिए आप कुछ ऐसे सुना है कि कुछ पोल्स आए हैं जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल के हौसले बड़े बुलंद हो गए, सुना है। 1 किलो खून हमारा भी बढ़ गया सर, आप लोगों ने थोड़ा हमारा भी अच्छा दिखाना चालू कर दिया। पहले तो सारे ही हमारे खिलाफ आया करता था। तो अब जो पोल आ रहे हो तो ठीक आ रहे हो, अच्छे लग रहे हैं सर। अब आपके खिलाफ जाते तो खराब फर्जीवाड़ा हो जाता। खराब थे, मतलब आपके पक्ष में आए तो ठीक है, आपके खिलाफ आए तो वो जी सब बिके हुए हैं। मैं वो नहीं कहूंगा, मजाक अलग है, लेकिन पोल देख के हमारे खिलाफ आए, हमारे फेवर में आए, एक जनता का भी रुझान होता है, वो देख के आपको एक सेंस लग जाता है कि ये पोल कंप्लीटली फर्जी है या कहाँ खड़ा है। तो मनी जो आपके पक्ष में जाएगा उसमें तो आपको सेंस होता होगा ना कि एक सुना कोई एक सर्वे आया, एक ओपिनियन पोल आया जिसमें आपकी लंबाई जो है वो कुछ बड़े नेताओं के, देश के विश्वव्यापी नेताओं से कुछ बड़े हो गए, कुछ ऊंचाई ज्यादा हो गई, सुना है? नहीं, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ सर, आम आदमी हूँ। यही तो छोटा आदमी हूँ करते जो है ना आपने कई जगह रायता फैला दिया। मैं छोटा आदमी हूँ जी, ये बड़ा मतलब पॉपुलर डायलॉग हो गया है ये, मैं तो छोटा आदमी हूँ जी, मेरी तो कोई औकात नहीं है जी। ये करते पता नहीं किसके घर में आपने रायता फैला दिया। रायता उनके कुकर्मों से फैला है, रायता मेरे से नहीं फैला। गलत काम करोगे सजा भुगतनी पड़ेगी, या तो यहीं मिल जाएगी सजा या ऊपर वाला देगा सजा, कहीं ना कहीं तो सजा भुगतनी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी वापस रैली करने आ रहे हैं दिल्ली में, सुना है? अच्छा है, राहुल करना गांधी चाहिए, भी आ रहे हैं, सोनिया गांधी भी आ रही है। सबको करनी चाहिए सर। तीनों पार्टियां टक्कर में हैं, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, हम भी कर रहे हैं, उनको भी करनी चाहिए। कितनी सीटें आ जाएंगी आपको? आपके हिसाब से कितने आएंगे? हम तो हमारा तो खुला खेल फर्रुखाबादी है सर, जो आएगा टीवी पे दिख जाएगा। मेरे ख्याल से हमारे 45 के करीब आनी चाहिए। 45? अच्छा, मतलब पिछली बार आप 47 कह रहे थे, उसी के आसपास। तो 47 से 2 कम, इस बार 45 उसी के आसपास है सर, आप 47 दे दीजिए ना। अरे सर मेरे बस में रहे तब तो फिर उसी के आसपास आएंगे। उसी के आसपास आएंगे। और 3 बड़े मुद्दे क्या हैं आपके कैंपेन के? 7 मैंने बताया। 7? हाँ, मैंने बताया बिजली, पानी, महिला सुरक्षा, रिश्वतखोरी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये 7 मुद्दे हैं। लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि जो आपको सपोर्ट है वो झुग्गी झोपड़ी, लोअर क्लास, यानी कि लोअर या मिडिल क्लास का भी लोअर सेक्शन है, जो मिडिल क्लास का अपर सेक्शन है या जो पॉश इलाके हैं वहां आपको वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। वो लोग कहते हैं, राजनीतिक पंडित कहते हैं कि वो जो जनाधार घसका था बीजेपी का, वो वापस उनके पास चला गया। हमें वो सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं जो ईमानदार सरकार चाहते हैं। जो लोग आज सरकार की बेईमानी से त्रस्त हैं और जो एक भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली और भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना देखते हैं, वो सब आम आदमी पार्टी की सरकार चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को दूर करने की दवाई केवल हमारे पास है। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी की बड़ी रैलियां हो रही हैं, आम आदमी पार्टी की भी कोई रैली होगी क्या अंतिम समय में? 1-2? सर अभी कई सारी स्ट्रेटेजीज बन रही हैं, जैसे जैसे बनेंगी मैं आपको बताता जाऊंगा। इनकार नहीं कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए अरविंद जी।
तो ये अरविंद केजरीवाल एक चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट, जैसा आपको पता है कि मैं अक्सर ये कहता हूं कि चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट भी 3 तरीके के होते हैं, एक घोषित, एक स्वघोषित और एक अघोषित। तो 2 लोग घोषित हैं, एक अरविंद केजरीवाल और एक इनकी बड़ी दीदी है किरण बेदी।